हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 सितंबर यानी विश्व शांति दिवस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में जारी ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन रहा। तो केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर रहा अंडमान निकोबार और राज्यों में कौन रहा, मिजोरम। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया, तो ये 18 सितंबर को मनाया गया। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई। तो अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई है। किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है करंट टाइम पर मनोज सिन्हा जी, इन्होंने किया है। ठीक है, मनोज सिन्हा जी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बनी है तब से ये दूसरे उपराज्यपाल हैं। इनसे पहले थे दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वो बन गए कैग, भारत के कैग हो गए हैं वो, और उनकी जगह पर अब आए हैं मनोज सिन्हा जी। इन्होंने दोस्तों 1350 करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। अब ये आर्थिक राहत पैकेज किस लिए है, ये उस लिए है दोस्तों जिससे वहाँ का जो व्यवसाय है, जो व्यवसायी हैं या फिर जो पीड़ित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कोविड-19 के कारण, तो ऐसे लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए एक प्रकार की ये राहत पैकेज है, आर्थिक राहत पैकेज है। क्लियर। चलिए अब जम्मू कश्मीर आया है, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना कब, तो दोस्तों आर्टिकल 370 तो हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को ही। कब, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया, लेकिन ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने हैं 31 अक्टूबर को 2019 को। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी कहे गए। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों अभी जब 1 वर्ष पूरा हुआ था 5 अगस्त को, तो इसी के अवसर पर जम्मू कश्मीर में एक मेला मनाया गया था। मेले का आयोजन हुआ था बंगस आवाम मेला, तो इसका नाम याद रखेंगे, बंगस आवाम मेला। 2 दिवसीय मेला था 3 और 4 अगस्त को। ठीक, मनोज सिन्हा जी इसके उपराज्यपाल बन चुके हैं, राजधानी है श्रीनगर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की मंजूरी दे दी है। 4 वर्ष कब से कब तक होंगे, तो 2020-21 यानी कि जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है यहाँ से लेकर के 2023-24 तक के लिए। ठीक है, तो 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। ये दोस्तों प्रोजेक्ट है 1480 करोड़ का, इस पर खर्च आएंगे 1480 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा इससे, तो इसका मेन पर्पज़ यही होगा दोस्तों, जो मेनली कृषि के क्षेत्र हुए या चिकित्सा के क्षेत्र हुए, खेल के क्षेत्र हुए या फिर जो सैन्य के क्षेत्र हुए, ऐसे क्षेत्रों में जो इस्तेमाल होने वाले जो तकनीकी कपड़े होते हैं, उन्हीं तकनीकी कपड़ों में उसके विकास में भारत को और ज़्यादा अग्रसर बनाना। अब आप सोच रहे होंगे ये तकनीकी कपड़ा क्या होता है। तकनीकी कपड़ा, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हर एक जगह पर आजकल बहुत ही एडवांस प्रकार के सूट आ रहे हैं। जैसे स्पोर्ट के लिए आप लोग सुने होंगे कि जो ड्रेस आती है, जो जर्सी आती है, जो टीम इंडिया के खिलाड़ी खेलते हैं, उनमें कुछ ऐसा मटेरियल बनाया गया रहता है, ऐसे मटेरियल से बनाया गया रहता है वो कपड़ा, जिससे उनको एक तो कंफर्टेबल होगा, दूसरा चीज़ ये कि पसीना वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, पसीने को सोखने में भी कामगार होगा। ऐसे ही चिकित्सक जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए भी स्पेशल सूट बनता है। जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए अलग प्रकार का सूट बनाया जाता है। ऐसे ही जो मिलिट्री के लोग होते हैं, जो सेना के लिए लोग होते हैं, उनके लिए अलग अलग स्थानों के हिसाब से अलग अलग प्रकार का सूट डिजाइन किया जाता है। जैसे अगर कोई सेना का जवान है, वो कोई गर्म क्षेत्र में अगर युद्ध लड़ रहा है तो उसके लिए अलग से सूट तैयार किया जाएगा। अगर वो बर्फीली क्षेत्रों में जैसे लद्दाख वगैरह की बर्फीली घाटियों में अगर वो युद्ध लड़ रहा है तो उसके लिए अलग से सूट होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग प्रकार से जो तकनीकी कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में भारत को और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, भारत में उसका निर्माण और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ही ये
राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को मंजूरी मिली है। सब यानी कपड़ों में जब तकनीकी इस्तेमाल की जाती है, टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो उसे ही तकनीकी कपड़ा कहते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स की थ्रू कपड़ों के उत्पादन के लिए ही ये कपड़ा मिशन लाया गया है, तकनीकी कपड़ा मिशन लाया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। इस नीति को 29 अगस्त से लागू माना जाएगा। ठीक है, 29 अगस्त 2020 से राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन से ही राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को माना जाएगा, लागू माना जाएगा। ठीक है, अब इस नीति के तहत, इस पॉलिसी के तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा। आप लोग टाइटल में ही देख रहे हैं, इसके टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा, शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा, और वो 2 कैटेगरीज में दिया जाएगा। पहली कैटेगरी में उन शिक्षकों को, उन टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा जो बड़े पद पर हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो गए, हेड मास्टर हो गए, या फिर पीजीटी टीचर हो गए। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में उन टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा जो निचली पोस्ट पर होते हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर्स हो गए, क्लास टीचर हो गए, एचओडी समझ लो आप लोग। ठीक है, या फिर टीजीटी टीचर। तो इन 2 कैटेगरीज में दी जाएगी ये अवार्ड। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाएगा? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो यही है राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति हरियाणा राज्य सरकार की। अभी दोस्तों आपको याद हो, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया कितने लोगों को? 47 टीचर्स को दिया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया था राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020। ठीक है, टीचर्स डे भी अभी आया था 5 सितंबर को, याद ही होगा आपको। और एक इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुधा पेनुली जी। सुधा पेनुली को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने एकलव्य मॉडल पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना की थी। ओके, हरियाणा के बारे में जानिए। हरियाणा यहाँ पर दिख रहा है आपको मैप में। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक ही है। ठीक है, तो रविशंकर झा जी चीफ जस्टिस हैं। हरियाणा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये हरियाणा दोस्तों अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और राजस्थान से शेयर करता है। इधर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है। अच्छा, अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने ही आपका मित्र नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया था, आपका मित्र नाम से, उसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। ये फिल्म सिटी क्या होता है? फिल्म सिटी दोस्तों वो होता है जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है। ये काफ़ी बड़े एरिया में बनाया जाता है और वहाँ पर तरह तरह के सेट तैयार किए जाते हैं और उन्हीं सेट्स पर फिल्मों की, मूवीज़ की शूटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद में एक है रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी में बाहुबली मूवी, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी वगैरह सब वहीं पर बनी हुई हैं। ओके, अब आया है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और मैंने कल ही आपसे पूछा था एक क्वेश्चन कि कितने लोग हैं जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक आज बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। उत्तर प्रदेश की जीके प्लस करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च हो चुकी है और इसमें सरप्राइज़ ये है कि सिर्फ 24 घंटों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के लिए आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। प्री लॉन्च ऑफर 50% डिस्काउंट, सिर्फ 15 रुपये में आपको ई बुक मिल जाएगी। ये ई बुक आपके लिए खास क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होता है वो सभी चैप्टर वाइज एक एक करके आपको दिया गया है और ऐसे टोटल 23 चैप्टर हैं इस ई बुक में। टोटल मैं यहाँ पर टाइटल में इसमें दिखा भी नहीं पाया हूँ, थंबनेल में इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं। 23 चैप्टर हैं, यानी कि हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज कवर किया गया है। साथ ही साथ इसमें 2020 का करंट अफेयर भी दिया जाता है। जनवरी से अभी तक जितना भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर था उन सबको आपको दिया जा रहा है और हर एक चीज़ चैप्टर वाइज दिया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन था, वर्तमान कौन है, सर्वाधिक बार कौन बना, सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बना, मुख्यमंत्री कौन बना, ठीक है, सभापति कौन बना और विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना सबसे ज़्यादा बार, ये सारी चीज़ें दी गई है। लोक नृत्य, मेले, महोत्सव, उसके बाद केंद्रीय संगठन कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, जनगणना, कला संगीत, सिंचाई तंत्र, हर एक चीज़ दिया गया है। बता रहा हूँ मैं आपको 23 चैप्टर हैं इसमें टोटल ई बुक में। इस ई बुक में शुरू के 5 चैप्टर जो हैं दोस्तों
वो डिटेल के साथ है, यानी कि जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपको याद रखना वो सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद आपको करंट अफेयर मिल जाता है। करंट अफेयर 2020 का पूरा रहेगा अभी तक का, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं उनको MCQ फॉर्म में लिया गया है, यानी कि उस चैप्टर से चैप्टर वाइज चैप्टर कितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, किन किन टॉपिक्स पर, सबको बताया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपके रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी ई बुक होने वाली है। सिर्फ 15 रेट्स में है 24 घंटे के लिए। ऐप पर जाइए, MZT ऐप पर, वहाँ से परचेज कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से बेसिक जानकारियाँ ये सब तो आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, आपको याद ही हो गई होगी। कुछ नया मैं आपको आज बताता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश का गठन दोस्तों हुआ था 24 जनवरी 1950 को, स्वतंत्रता के टाइम पर, ठीक है। राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को किया गया। फिर राज्य का विभाजन हुआ था सन 2000 में, उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के रूप में हुआ 9 नवंबर को, ठीक है। 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये हैं बीजेपी पार्टी से, और ये दोस्तों हैं 21वें नंबर के, 21वें ये व्यक्ति के रूप में हैं। और अगर देखा जाए कि कार्यकाल के रूप में तो ये 32वें हैं। कार्यकाल के रूप में 32वें मुख्यमंत्री और 21वें व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री। आनंदीबेन पटेल जी ये राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में। और अगर बात की जाए प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो प्रथम राज्यपाल जो थी वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू जी, और वो प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। राज्य और देश में दोनों में ये प्रथम थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो अभी मुख्य न्यायाधीश तो हैं गोविंद माथुर, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों थे जस्टिस वाल्टर मॉर्गन। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें दी गई हैं। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री यूपी की बनी है मायावती जी, 4 बार बनी है यूपी की सीएम। यूपी के पहले सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं, हाल ही में किसने देश में शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। तो अभी हाल ही में FSSAI ने दोस्तों शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए भारत में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि 7 सदस्यीय है, 7 मेंबर्स वाली एक टास्क फोर्स है जो कि शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए है। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि शाकाहारी खाद्य पदार्थों की क्वालिटी चेक करेगा, साथ ही साथ उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगा, उसको पालन करवाएगा, जिससे इंडिया जो है, इंडिया के जो शाकाहारी भोजन हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार सर्टिफाइड भी किया जा सके। क्लियर? FSSAI आया है, इसके बारे में जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसकी चेयरपर्सन है रीता तेवटिया। कौन है? रीता तेवटिया। अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी। अच्छा, CEO हैं अरुण सिंघल जी, इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किस देश को हरित भवन विकास के लिए $2 ट्रिलियन देने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने दोस्तों भारत को $2 ट्रिलियन देने की घोषणा की है। किसके लिए? हरित भवन विकास के लिए। और भी इसका यूज़ भारत कर सकता है। कहाँ कहाँ पर? भारत इसका यूज़ सार्वजनिक परिवहन में करेगा, सार्वजनिक परिवहन के सुधार में, साथ ही साथ इसका ऊर्जा नवीनीकरण स्रोतों में करेगा, और हरित भवन विकास करने में, विकसित करने में इसका यूज इंडिया करेगा। ठीक है, तो IFC के द्वारा ये दिए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, अभी एक्चुअली में दोस्तों मुंबई में एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, एक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था। नाम था उसका डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 to 2021। ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं, जून झोंग, तो जून झोंग ने ही इसकी घोषणा की है, ये $2 ट्रिलियन देने की। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में NTRO के नए प्रमुख दोस्तों बनाए गए अनिल धस्माना। अनिल धस्माना जी का नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे। ये रॉ के पूर्व चीफ रह चुके हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। तो रॉ के पूर्व चीफ को अब NTRO का, NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। NTRO के बारे में थोड़ा सा जानिए। NTRO की स्थापना हुई 2004 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अब अगले अध्यक्ष होंगे अनिल धस्माना। किसकी जगह पर आए हैं? तो ये आए हैं सतीश झा की जगह पर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लिखी गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर एक बुक लिखी गई है, ए प्रॉमिस्ड लैंड।
तो इस बुक को लॉन्च किया जाएगा अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है उसके बाद में, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई है बराक ओबामा के बारे में, लेकिन ये जब अमेरिका में चुनाव हो जाएगा यानी 17 नवंबर को, तो 17 नवंबर को ये लॉन्च की जाएगी चुनाव के बाद। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, 44वें प्रेसिडेंट थे ये अमेरिका के, तब ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और अभी किसकी सरकार है? अभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में हो सकता है लोग वहाँ के सोचें कि इस पुस्तक में कुछ मैनिपुलेशन टाइप का हो, ठीक है, या फिर जो भी हो, तो ये चुनाव के बाद ही बुक लॉन्च की जाएगी जिससे किसी भी प्रकार का प्रमोशन ना हो सके। अब इस पुस्तक में है क्या? तो इस पुस्तक में दोस्तों जो बराक ओबामा जी हैं 44वें प्रेसिडेंट, उनके बारे में, उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में बताया गया है और उनके प्रेसिडेंट के पहले कार्यकाल के रूप में उनके क्या क्या काम थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब इस बुक को बड़े लेवल पर लॉन्च भी किया जा रहा है। इस बुक को पूरी दुनिया में लॉन्च किया जाएगा और 25 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम लिया और इनकी पार्टी से कौन लड़ रहा है इस बार चुनाव? जो बिडेन, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। जो बिडेन ने अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया है कमला हैरिस को, जो कि भारतीय मूल की है। इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत कब वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन यानी वैभव का आयोजन करेगा? तो दोस्तों वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन भारत 2 अक्टूबर को करने वाला है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर वैभव समिट का आयोजन किया जाएगा। वैभव में देखिएगा ध्यान से, वै से मतलब वैश्विक, भाव से, भा से हो जाएगा भारतीय और वी से वैज्ञानिक, तो वैभव इसीलिए नाम दिया गया है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। तो इसका आयोजन किया जाएगा 2 अक्टूबर को भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी जी की इस बार 151वीं जयंती है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस राज्य ने अन्न उत्सव नाम से सार्वजनिक राशन वितरण किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अन्न उत्सव नाम से सार्वजनिक राशन वितरण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। ये सार्वजनिक राशन वितरण कार्यक्रम था, यानी कि सार्वजनिक रूप से राशन वितरित किया जा रहा था। अच्छा, अब ये किसे वितरित किया जा रहा था? क्योंकि दोस्तों राशन तो हर महीने हर एक राज्य में वितरित किया जाता है लगभग, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके तहत उन पात्र परिवारों को, या कहें कि जो पात्र थे कभी, उन परिवारों को वितरित किया जा रहा था जो कभी ना कभी पात्र थे, यानी राशन उनको मिलता था, लेकिन बाद में टाइम लिमिट खत्म हो जाने के कारण उनको उनकी जो पात्रता पर्ची थी, जो एलिजिबिलिटी जो मिलता है रिसिप्ट, वो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी थी। तो ऐसे 37 लाख लोगों को दिया जा रहा है। वैसे तो 1.5 करोड़ लोगों के आसपास तो दिया जा रहा है पहले से ही राशन, लेकिन इस बार ऐसे 37 लाख लोगों को भी चयनित किया गया जिनकी पात्रता पर्ची की जो तिथि थी, अंतिम तिथि थी, वो समाप्त हो चुकी थी, या फिर उन लोगों को पहले ही मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता है किसी कारण। तो ऐसे 37 लाख लोगों को पात्रता पर्ची भी दी गई और उनको 1 माह का राशन भी दिया गया। चलिए, मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश देख लीजिए, मैप में ये रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल से ही मैंने आपको याद कराया था भोजताल। भोजताल नाम की झील है दोस्तों मध्य प्रदेश में। आपको भोपाल से ही बहुत ही इजीली से याद रख लेना है। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। कौन है? अजय कुमार मित्तल जी। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर दोस्तों उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? तो आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों अली खान। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ये आईपीएल में खेलेंगे और ये अमेरिका के हैं, तो ये पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं आईपीएल में खेलने वाले। अली खान दोस्तों अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग हुआ था जिसको त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने जीता था, तो उसी त्रिनबागो नाइट राइडर्स की भी ये प्लेयर थे, वो विनर टीम रही थी। उसके बाद अब ये आ गए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, ठीक है। अच्छा, अब आईपीएल आया है। आईपीएल से हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इस बार आईपीएल का 13वां संस्करण है आईपीएल 2020 इंडियन प्रीमियर लीग यूएई में आयोजित किया जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इससे पहले 2014 में यूएई में आयोजित किया जा चुका है। आईपीएल का स्पॉन्सर है दोस्तों, टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम 11 और पार्टनर है आईपीएल का अनअकैडमी। ओके,
तो बस दोस्तों ये तो था हमारे आज के दिन का करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और ई बुक दोस्तों आप लोग परचेज कर सकते हैं। यूपी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही ये ई बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सिर्फ 15 रुपये हैं 24 घंटों के लिए, तो आप लोग इस प्री लॉन्च ऑफर का फ़ायदा उठाएं। इसके साथ ही आप लोग MZT ऐप को शेयर करके कॉइन्स भी पा सकते हैं और उन्हीं कॉइन्स का यूज़ करके आप ई बुक्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 1 अप्रैल 2020 को केनरा बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? अगला, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मनु पांडे, रेखा बुनकर, रमजान खान, अमृत कुमार, प्रियांशु सिंह, अमित चौधरी, श्यामशेर कुमार, रविशंकर, श्रेया गुप्ता, सोहम यादव, नेहा जायसवाल, राहुल कुमार, श्वेता कुमारी जैन, सुमन सैनी, राघवेंद्र और पराग। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।